हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग मॉर्निंग में इस करंट अफेयर्स के वीडियो में पिछले एक साल यानी 2025 से लेकर अब तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करते हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में मिलती है आपको 7 बजे, और इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे आपको जीएस की क्लास प्राप्त होती है। और इस समय जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं ये कुछ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें, या फिर आप लिंक एप्लीकेशन का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जी ऐसी टीचर नाम से सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की जर्नी को। यहाँ पर देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब SIR, जी हाँ, कार्यक्रम के तहत अपने मतदाता पहचान पत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए कि चूंकि इस समय SIR और फिर उसके बाद अभी देखो जो है सेंसस चल रहे हैं, तो इनके जरूर आपके क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू फुली डिजिटलाइज इट्स वोटर ID कार्ड अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम इन दिसंबर 2025। गुजरात, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र। सही विकल्प बताना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर ये है आपका सही आंसर राजस्थान। मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट तुरंत करें, ना पता हो मेरे बात बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करें, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया कौन, राजस्थान, जो कि जिसने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो है क्या किया है, इसने इस कार्यक्रम में अपने मतदाता पहचान पत्रों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, मतदाता सूची से डुप्लीकेट नामों को हटाना और सिस्टम को अधिक कुशल बनाना है, ठीक है। अगर हम बात करें, यह कार्यक्रम भारत के चुनाव आयोग यानी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के तहत जो है बड़े पैमाने पर चलाया गया, जिससे राज्य भर में मतदाता पंजीकरण को सटीकता से भारी सुधार किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, डिजिटल वोटर ID की मदद से मतदाता अपने पहचान पत्र को स्मार्टफोन से सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो है हयांग 3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने हयांग 3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट नेम हयांग 3। मेरे भाई ये वीडियोज बहुत मेहनत से बनते हैं, कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करें। और जो मॉक टेस्ट चल रहा है बहुत मेहनत से बन रहा है, आप उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और उसके लिए अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं लिया है, कोई बात नहीं, एक छोटी सी फीस अलग से आप पे करके आप उस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को भी दे सकते हो। मतलब आपके लिए मैं हर तरीके से सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। मात्र 49 का चार्ज है, इस चार्ज को पे करके आप आराम से जो है एग्जाम तक होने वाले सभी जो आपका मॉक टेस्ट है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बताइए जो है, जहाँ पर बिल्कुल आपको माइनस मार्किंग सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आइए भाई यहाँ पर आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है क्या, चाइना। जी हाँ, बात करें अगर हम, हयांग 3 चीन द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया एक उन्नत महासागर अवलोकन जो है उपग्रह है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य समुद्री जो है पर्यावरण की निगरानी करना, समुद्री आपदाओं की भविष्यवाणी करना और महासागरीय संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करना, ठीक है। चीन ने इस उपग्रह को समुद्री अनुसंधान और वैश्विक जलवायु जो है परिवर्तन को गहराई से समझने के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रक्षेपित किया है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, यह उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन रडार और अन्य आधुनिक सेंसरों से सुसज्जित है, जो दिन और रात दोनों समय सटीक डेटा एकत्र करते रहते हैं। तो इतना आप जाने। यहाँ पर आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन, मीर आलम टैंक जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। मीर आलम टैंक which was recently in the news is a freshwater lake located in which city? जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई। आंसर करना भैया। सही विकल्प यहाँ पर देखें, वो है हैदराबाद। जी हाँ, अगर हम बात करें तो मीर आलम टैंक भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर में स्थित एक ऐतिहासिक मीठे पानी की झील है। इसका नाम तत्कालीन हैदराबाद
रियासत के प्रधानमंत्री यानी दीवान मीर आलम के नाम पर रखा गया। यह टैंक अपनी अनूठी मल्टीपल आर्क यानी बहु मेहराबदार संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट और दुर्लभ नमूना बनाता है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर हाल ही में यह झील जो है संरक्षण प्रयासों, जल प्रदूषण के मुद्दों और इसके आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के नई पहल के कारण समाचार पत्रों में जो है इस समय चर्चित में रही। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कौन सा शहर 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है? Which city is set to host the Summer Olympic in 2028? देखो भाई, पेरिस, लॉस एंजिल, टोक्यो, ब्रिस्बेन। आंसर करना है सही विकल्प। मेरे भाई बार बार कहता हूं कि आंसर करते रहें, ठीक है। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो एक जो है बुक नोटबुक रखा करें, आप उसमें ज़रूर लिखा करें, चीज़ें आपको याद रहेंगी, कम से कम आंसर ही लिख दें, ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है लॉस एंजिल। जी हाँ, अगर हम बात करें 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे आधिकारिक तौर पर गेम्स ऑफ द ओलंपियाड के रूप में जाना जाता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल में आयोजित किया जाएगा। लॉस एंजिल इससे पहले 1932 और 1984 में भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, जिससे यह तीसरी बार यह वैश्विक आयोजन की मेजबानी करने वाला शहर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन खेलों में, क्रिकेट T20 होगा, बेसबॉल, स्पॉट बॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्केस जैसे नए खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मतलब ओलंपिक में भी अब जो है आपको T20 मैच देखने को मिलेगा। अभी तक नहीं होता था, लेकिन अब ये होगा, ठीक है। 2028 के ओलंपिक आयोजन ने इन खेलों को पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के अधिकतम उपयोग की योजना बनाई है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट? सारस, हंसा एनजी और डानियर तेजस। तो भैया आंसर करते रहें मेरे भाई। आप लोगों की डिमांड होती है कुछ साथियों की कि सर लाइव किया करें, लेकिन भाई लाइव करने में टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है, और समय का भी ज़रूरी नहीं। आप जानते हैं कि मैं बिजी रहता हूं, तो एक समय फिक्स कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। और दूसरी चीज़ सबसे मेजर कारण है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल होगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपका समय बर्बाद हो। जब सारी चीज़ें आपको सटीक तरीके से कम समय में मिल सकते हैं तो हम क्यों बेवजह अपना समय बर्बाद करें। तो इसलिए आपके लिए हालांकि हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपका समय बचता है, और आपका समय इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइव क्लासेस नहीं की जाती हैं, ये आपको रिकॉर्ड करके जो है मतलब नेक्स्ट डे दी जाती हैं। रात में रिकॉर्ड होती है, मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया हंसा एनजी। जी हाँ, अगर हम बात करें हंसा एनजी भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान है, जिसे मुख्य रूप से पायलटों के प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण के लिए जो है डिजाइन किया गया है, ठीक है। किसको? हंसा एनजी को। अगर हम बात करें इस विमान का विकास जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। हंसा एनजी में उन्नत ग्लास कॉकपिट, कुशल रोटैक्स डिजिटल जो है नियंत्रण इंजन और बेहतर एरोडायनेमिक विशेषताएं हैं, जो इसे जो है उड़ान प्रशिक्षण के लिए बहुत सुंदर और आदर्श बनाती हैं, ठीक है। यह विमान न केवल भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि देश के उन क्लबों के लिए भी एक लागत प्रभावी विकल्प भी प्रदान करता है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री? ठीक है भैया, आंसर करो। संजय बारू, विमल जालान और पुलाप्रे बालकृष्णन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। चलो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है ये पुलाप्रे बालकृष्णन। अगर हम बात करें इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये ब्रीफ हिस्ट्री, ये किताब है किसकी? जो है अर्थशास्त्री और अकादमिक जो है विशेषज्ञ पुलाप्रे बालकृष्णन साहब की, ठीक है। इस पुस्तक में भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक की आर्थिक नीतियों विकास के प्रक्षेप वक्र का विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।
तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, पुस्तक पूछी जा सकती है आपसे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखें। लेखक ने जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी झुकाव वाले आर्थिक मॉडल से लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए आधुनिक जो आर्थिक सुधारों तक के सफर को निष्पक्षता से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक उन पाठकों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भारत के आर्थिक इतिहास और उसके विकास चुनौती को गहराई से समझना चाहते हैं। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जी हाँ मेरे भाई, आंसर करते रहें। सही विकल्प है क्या? केरला। जी हाँ मेरे भाई, केरल भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में टेक्नो पार्क के करीब जो है स्थापित किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पार्क का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह परियोजना शिक्षा जगत और उद्योग के बीच एक मजबूत जो है ब्रिज का काम करेगी, जिससे डीप टेक स्टार्टअप को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। इस साइंस पार्क के विकास को केरल को भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल इनोवेशन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मतलब बहुत मदद मिलेगी ये करने में, ठीक है भैया। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2025 के लिए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025? व्लादिमीर जेलेंस्की, हाँ ये जो वहाँ वाला है, लड़ रहा है बहादुर, एलन मस्क, टेलर स्विफ्ट और लियोनेस मेसी। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एलन मस्क। जी हाँ, दिसंबर 2025 में टाइम पत्रिका के जो है आर्किटेक्ट ऑफ एआई समूह को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, जिसमें एलन मस्क भी प्रमुख रूप से शामिल है। इस समूह में एलन मस्क के अलावा मार्क जुकरबर्ग, जेंसेस हुआंग, सैम आल्टमैन और जेमिस जो है हसाबिस जैसे कुल 8 प्रमुख तकनीकी दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एआई की दुनिया को आकार दिया है। अगर हम बात करें, टाइम पत्रिका ने 2025 को एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिन्हित किया जब एआई अपनी पूरी क्षमता के साथ मुख्यधारा से उभरा और यह स्पष्ट हो गया कि अब इस तकनीक से पीछे हटना संभव नहीं है। चलो भाई आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सुदर्शन शब्द किस भारतीय पहल से जुड़ा हुआ है? द टर्म सुदर्शन इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन इनिशिएटिव? स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान और जेट का विकास, ठीक है, स्वदेशी लड़ाकू जेट का विकास, तटीय सुरक्षा और निगरानी, सौर ऊर्जा उत्पादन, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। यानी यहाँ पर देखें आपको भैया करना है आंसर। सही विकल्प आप बताते रहिएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखें तटीय सुरक्षा और निगरानी। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा सुदर्शन चक्र की अवधारणा को देश की तटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की बृहद पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सुरक्षा रणनीति के तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और स्थानीय मछुआरों के बीच एक मजबूत और अटूट समन्वय स्थापित किया जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, एंटोनियो गुटेरस, क्रिस्टिलिया जॉर्जिवा और डेविड मालपास। देखो भैया आंसर करना है। क्या पूछ रहा है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है टेड्रोस एडनॉम और घेब्रेयेसस। भैया ये भी दवाई के नाम है, समझो। WHO के संगठन की ये जो महानिदेशक हैं ये समझो एक दवाई है, ठीक है। दवाई नाम समझ करके इनको याद कर ले। तो ऐसा नाम रहते हैं यार, हम लोगों को जैसे नाम नहीं है रमेश, महेश, मुकेश, ये सब नाम रहते याद करने में भी आसानी हो। बताओ भैया ये नाम याद करने में पहाड़ हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इनको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ये हैं, जिन्हें उनके सफल पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, ठीक है। वह इथोपिया के नागरिक हैं। कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं, ध्यान रखना। और WHO के 75 साल के इतिहास में इस शीर्ष पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ठीक है।
और उनके नेतृत्व में WHO ने कोविड-19 महामारी, इबोला प्रकोप और कई अन्य जटिल वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, महानिदेशक के रूप में उनका मुख्य जोर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करके दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को सुलभ और मजबूत करने पर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर ना किए हो तो तुरंत करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके मॉक टेस्ट और सब कुछ प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।